नमस्ते क्लास 11th सेल नाम का चैप्टर क्लास कर रहे हैं हम लोग। 2-3 दिन क्लास चल चुका है, राइट। 3 दिन क्लास चल चुका है। 3 दिनों में हम लोगों ने काफ़ी सारा जानकारी बढ़ाया है अपना। हम लोग ये जानकारी बढ़ा रहे हैं कि क्लास 9th और 10th से जो भी सेल के बारे में हम जान के चले आए हैं तो उसे थोड़ा सा तो और इम्प्रूव करना पड़ेगा। डे फर्स्ट में इंट्रोडक्शन वगैरह कर लिया गया था। एक सेल को सेल कहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है उनकी बातें हो गई थी। सेकंड डे के क्लास में हम लोगों ने सेल का थ्योरी पे थोड़ा बात कर लिया। सेल की डाइवर्सिटी पे बात की जो थोड़ी बात करने लायक थी। शेप, साइज़ एंड कलर में आप स्टेन की बातों को सीखे थे। फिर आप थोड़ा बढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि सेल के टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो लाइफ है उसमें हम लोगों ने स्टार्टअप किया। बहुत प्रिमिटिव लाइफ है। लाइफ का स्टार्टिंग प्रोकैरियोटिक से ही है, आगे चलकर यूकैरियोटिक बना। तो प्रोकैरियोटिक में हम लोगों ने बात करके बैठा है, अभी तक डिटेल बात कर रहे हैं। 9th-10th से ऊपर अपने नॉलेज का बढ़ता हुआ दिखाई देना, समझ में आना आपको लगना शुरू हो गया होगा। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक का आउटर कवर को देखा, सेल इन्वेलप कह सकते हैं। उनके सेल इन्वेलप में 3 लेयर हो सकता है। हम सभी बैक्टीरिया का एक जगह पे करके देख रहे हैं, ओके। तो अगर हम बात करें तो सबसे बाहर का बात कर लेते हैं तो ग्लाइकोकैलिक्स था, कुड बी स्लाइम, कुड बी कैप्सूल। सेल वॉल था। सेल वॉल वाला कंसेप्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट था ना, कि सेल वॉल इज़ मेड अप बाई पेप्टिडोग्लाइकॉन, और वो पेप्टिडोग्लाइकॉन का लेयर का मोटा और पतला होना उसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बना देता है। जस्ट रिटेनिंग देयर स्टेन, अगर अपने स्टेन को रिटेन कर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हैं, अगर रिटेन नहीं कर पाते हैं तो नेगेटिव हैं। रीज़न फॉर दैट कि उनका पेप्टिडोग्लाइकॉन का लेयर पतला है। उन्होंने अनदर लेयर बना के रखे हुए हैं फॉर रेजिस्टेंस फॉर एंटीबायोटिक। ज़्यादातर डिजीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरिया हैं वो ग्राम नेगेटिव है। उतना डिटेल करके आपको दिया नहीं गया है। एक ई कोलाई करके है जो ज़्यादातर यूज़ होता है एज ए बैक्टीरिया, तो ई कोलाई देख लीजिएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। डन। और एंटर करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन दिखता है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोगों ने देखा कि अंदर इनफोल्ड किया हुआ है। हम ये कह के बैठे हैं कि सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक में पढ़ा जाएगा, आपको कोई परेशानी होनी चाहिए आपको। फिलहाल सेल मेम्ब्रेन का अंदर का इनर फोल्डिंग को जिसे मीजोजोम कहा गया था वो पढ़े हम लोग। रिलेटेड है रेस्पिरेशन से, सेल वॉल के फॉर्मेशन से, सेल के डिवीजन से। सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, आना जाना ज़्यादा कर लेगा, कई सारा एंजाइम रखता है। एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। और किसी बैक्टीरिया में देखा गया कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आज गर्मी बढ़ गया है, नहीं, तकलीफ बढ़ गया है, तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं कुछ बैक्टीरिया हैं। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, फोकस। तो उनके लिए क्रोमेटोफोरा है जो कि क्लोरोप्लास्ट की तरह काम कर लेता है। डन। इतना हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं, डायग्रामेटिक ही बात करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा एक सेल का इन्वेलप हो गया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 लेयर पाए जाते हैं। थर्ड लेयर थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है। अभी हमें इस पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं रेज करना है तो हम इसे बड़ा नहीं बना रहे हैं। अंदर जाके देखते हैं तो वही इन जनरल साइटोप्लाज्म है, जस्ट लाइक यूकैरियोटिक्स, नथिंग डिफरेंट। तो जब यूकैरियोटिक देखा जाएगा तो देख लिया जाएगा कैसा है साइटोप्लाज्म। और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हमें मिलेगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक। जेनेटिक मटेरियल क्या है? जो कंट्रोल करता है, सेल को कंट्रोल करने वाला जेनेटिक मटेरियल, ओके, ठीक। तो हम जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए, आरएनए, ऐसा कुछ होना चाहिए। हम मान लो यहाँ पे जगह दे देते हैं, दिस इज़ द प्लेस वेयर जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड।
इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ स्पेसिफिक जगह नहीं बनाया गया। तो जिस जगह पर स्पेस वेयर जेनेटिक मटेरियल को आप जीनोम भी कह सकते हैं, आप जानना चाहें तो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, या आप कह सकते हैं डीएनए। कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए। हम पढ़ाएंगे डीएनए क्रोमोसोम में डिफरेंसेस होते हैं, बात कर लिया जाएगा। फिलहाल जानकारी बढ़ा रहे हैं हम आपको कि प्रोकैरियोटिक में एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, डीएनए जो होते हैं वो सर्कुलर डीएनए होते हैं। तो स्टार्टिंग में लग गया होगा, हम बात कर रहे हैं स्पेस का। वो स्पेस जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं, पाए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। सीम्स लाइक ए न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस हमारे यूकैरियोटिक मिलेगा, बाकायदा केबिन है वो, ठीक। उस केबिन के अंदर रहते हैं। वीआईपी, यूकैरियोटिक थोड़ा वीआईपी हो गया ना, प्रोकैरियोटिक बेचारा गरीब है। तो जहाँ पढ़ गए हैं वही, जहाँ मालिक सो गए हैं वही उनका ऑफिस है, जहाँ बैठ गए हैं वही उनका ऑफिस है, वहीं हिसाब किताब सब कुछ हो जाना है, नो प्रॉब्लम। कहीं कहीं पर न्यूक्लियोइड को जीनोफोर भी कहा जाता है। वर्ड्स हैं, यू शुड अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा यूनिकनेस देखो क्या होता है, इसी में से एगो दूगो बाहर निकल जाता है। सारे जेनेटिक मटेरियल, सारे डीएनए वगैरह सब यहाँ गोटा एक जगह बटराए पड़े हुए हैं। एगो डीएनए अलगे मुंह फुला के अलगे बैठा हुआ कि हम ना बैठे तुम लोगों के साथ, तुम लोग गरीब लोग, ठीक। ये अलग निकला हुआ है। तो पहला बात ये कि ये भी डीएनए है, ठीक। इसे हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा है, अधिका है। सब लोग एक तरफ बैठा हुआ, अलगे बैठा हुआ है, ये अलग बैठा हुआ है, ठीक है। हम एक्स्ट्रा जीनोमिक पार्ट कह दें, एक्स्ट्रा जीनोमिक पार्ट। ये जीनोमिक है, मतलब जीनोमिक है, डीएनए है, आरएनए है, मालिक है, अलग बैठा हुआ है। इसको नाम दिया जाता है प्लाज्मिड। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये भी जेनेटिक मटेरियल है। तो कल को हमें रिसर्च करना होता है ना, मालिक के बारे में पता करें कि मालिक का मूड कैसा है, तो इधर हाथ डालेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई सारा चीज़ों मिला जुला के पड़ा हुआ है सब। ये अकेले सेपरेट बाहर निकला है तो इसका किडनैप करने में आराम रहेगा ना। फटाक से बाहर निकालेंगे, उठा पटक के पीट पाट के देखा जाएगा कि भाई तुम क्या हो क्या नहीं हो। तो इसको जब पकड़ा गया ना, जिस दिन प्लाज्मिड से मुलाकात हुई हम लोगों की, तो पता चला अरे ये तो डीएनए है। ओके, पता किया गया कि तुम क्या कर सकते हो हम लोगों के लिए। प्लाज्मिड, पहला बात ये ऐसा अलग से क्यों रखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये ऐसा नहीं कि मुंह फुला के अलग बैठ गया है तो कोई काम धंधा का नहीं है, ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बाहर निकला हुआ है कि मुझे स्पेशली छोड़ दो कि कोई दवा ववा खाएगा सब शंभुनाथ सिंह का तो हम उसको फेल करेंगे। अगर मेरा वो सेल वॉल जो है अगर वो नहीं लड़ सका एंटीबायोटिक से तो अनदर डिफेंस ये रहा। तो प्लाज्मिड इज़ फॉर पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कि फलाना दवाई को ये फेल कर देता है, ठीक है। तो हमने पकड़ के देखा भाई बड़ा फेल कर देते हो, जरा इधर आओ तो तुम्हारे में क्या क्या बातें हैं। तो हम लोग पता चला कह रहे हम लोग तो इसको बहुत बढ़िया यूज कर सकते हैं, इस प्लाज्मिड को बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज ए वैक्टर। आप अलग लिखिएगा, हम घुसा दे रहे हैं, एज ए वैक्टर के रूप में इस्तेमाल करता है। वैक्टर क्या मतलब आप जानते होंगे, वैक्टर का मतलब जानते होंगे कि क्या है, ढोने वाला, ठीक। आ गया गाना, आ गया गाना ख़त्म, चलिए। क्या कह रहे थे, वैक्टर वो होता है जो ढोता है। फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो इज़ द वैक्टर फॉर मलेरिया पैरासाइट, ऐसा जानते होंगे। हमारा प्लाज्मिड भी एक वैक्टर का काम कर सकता है, थोड़ा समझिएगा हल्का सा। क्लास 12 में जब जाएंगे रिसर्च कर दिया जाएगा। हमने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला, ये हमारा प्लाज्मिड बाहर निकल गया, दिस इज़ आवर प्लाज्मिड। और हमने एक किसी ह्यूमन में बीमारी देखा कि उसको
उसको डायबिटीज़ है, सुने होंगे डायबिटीज़ काफ़ी फेमस, वर्ल्ड फेमस बीमारी है। और डायबिटीज़ में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है जिसकी कमी हो जाती है। इंसुलिन नाम का हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ हो जाता है। तो क्यों उस इंसान को इंसुलिन की कमी है? क्योंकि उसका बॉडी नहीं बना पा रहा है, बाकी लोग का बना पा रहा है। पहले बनाता था, अब नहीं बना रहा है। ठीक, हम लोग के बॉडी में कुछ भी बनेगा तो सेल में बनेगा। सेल में कौन बनवाएगा? डीएनए बनवाएगा। तो डीएनए में होगा कहीं पर जहाँ से बनता होगा कि डीएनए का ये हिस्सा है, ये डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंसुलिन। इतना साइंटिस्ट रिसर्च करके बैठ गया। अब उस इंसान का डीएनए काम नहीं कर रहा है, तो उस सेल में काम नहीं कर रहा है, तो हमने उस डीएनए को, जो ह्यूमन का इंसुलिन बना सकता है, उसको हमने निकाला। ये ब्लू वाला एक छोटा पीस ऑफ डीएनए है, पीस ऑफ डीएनए हमारा डीएनए है, डिजायरेबल डीएनए है, दैट कैन फॉर्म इंसुलिन, दैट कैन फॉर्म आवर मनचाहा प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, इसको धके पीट कर काट देते हैं इसको, और इसको इसमें साइड देते हैं। इतना आसान नहीं है जितना आराम से कह दिए हम आपको, लेकिन मान लो फिलहाल तुमको मानने में कहा जाता है। कलर का कॉम्बिनेशन देख रहे हो? तो हमने प्लाज्मिड को मार के काट के अपना वाला साइड दिया, अब फिर इसको डाल दिया होस्ट सेल में, इस बैक्टीरिया में डाल दिया। बैक्टीरिया का था, जाओ बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में जब ये चल जाएगा तो बैक्टीरिया में सारे डीएनए काम करेंगे, ये काम करेगा, ये काम करेगा, सारा डीएनए काम करेगा, ये भी काम करेगा। बैक्टीरिया के सेल में जाकर 1 से 2 बैक्टीरिया बनेगा, तो 1 प्लाज्मिड से 2 प्लाज्मिड बनेगा। जब 2 प्लाज्मिड बनेगा तो मेरा वाला भी 2 बन जाएगा। तो हमारा कुछ नहीं है। बैक्टीरिया अगर 1 से लाखों बन गए तो हमारा भी इंसुलिन बनाने वाला डीएनए लाखों बन गया। अगर बैक्टीरिया में सारे डीएनए काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो हमारा भी काम कर रहा है और वो फॉर्म कर रहा है इंसुलिन। उस इंसुलिन को हम बटर के निकाल लेंगे। तो आज आप यकीन करिएगा, आज आपके मेडिकल साइंस में मोर देन 75% जो दवा है वो सब इसी तरीके से बन रहा है। ज़्यादातर क्लास 12 में से बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया जाएगा। इतना आराम नहीं है कि धक्के निकाल लिए, काट दिए, छाट दिए, साट दिए, साटने के लिए फेविक्विक लगा दिए और वो काम कर रहा है। लेकिन आप देखें ना, ये प्लाज्मिड हमारे मनचाहा डीएनए क्या कर रहा है? ढोने की कोशिश कर रहा है, होस्ट सेल में जाकर फंक्शन करेगा और हमारा डिजायरेबल फंक्शंस हम उसमें काम करा लेंगे। बड़े थोड़ा एक क्लास आगे बढ़ेंगे तो रिसर्च किया जाएगा। इतना आसान था, बात समझ गए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना हो गया। और झांक के देखते हैं तो एज सच कुछ मिलता नहीं है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, बड़ा कमी है इसके पास, है ये नहीं है कुछ अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। तो थोड़ा करते करते देखा गया तो कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं जिसे एक नाम दिया गया इंक्लूजन बॉडीज। पार्टिकल्स हैं, आप अच्छा समझो कि दीज आर रिजर्व मटेरियल्स। जैसे आप सुने होंगे कि ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में फूड रिजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, प्लांट में एज ए स्टार्च, तो सेल में ही रिजर्व होता है। एवरीथिंग इज इन सेल। तो हमारा प्रोकैरियोटिक भी तो बहुत सारा फूड, बहुत सारा चीज़, ऑयल, फैट, जो भी उसके पास मटेरियल है उसको रखता होगा ना। तो जिस फॉर्म में रखता है उसी को इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। एकदम सिंपल में बात कहेगा। एनसीईआरटी ने 4 लाइन लिया है, पढ़िएगा आप, ठीक। हम उसको बहुत छोटा कर दिए, रिजर्व फूड कह दिए। जो भी है बना के रख लो, जिस फॉर्म में बना के रखना है उस फॉर्म में बना के रख लो। सुने होंगे ठीक कि कई सारे फॉर्म्स के फूड होते हैं, सिर्फ ग्लाइकोजन और स्टार्च ही रिजर्व फूड नहीं है, बहुत सारा है। आपको किंगडम वगैरह में पढ़ाया गया होगा। अदरवाइज परेशान नहीं होना है, हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है इसके बारे में। डन। और करके कुछ देखा जाए कि और क्या है, और क्या है, तो पता चलता है और है, अब थोड़ा बड़ा कर दिए है, ऐसे ऐसे। और एक और चीज़ है जो हर सेल में पाए जाते हैं और वो है राइबोसोम, ट्रांसलेटर, जिनकी मदद से हमारा जेनेटिक मटेरियल, दोनों जेनेटिक मटेरियल है ठीक, अपना काम करवा लेते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशंस करवा लेते हैं। राइबोसोम के भी कई टाइप होते हैं,
अभी ही पढ़ लेते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम वर्ड बोलेंगे तो इट इज़ सेम फॉर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, हम थोड़ा डिटेल कर लेते हैं यहीं पर, प्रोकैरियोटिक में ही डील कर लेते हैं कि होता क्या है राइबोसोम। ठीक, थोड़ा कोड वर्ड भी लगा हुआ है, पहचान के लिए लगा गया है कि 70S राइबोसोम अगर है तो वो है प्रोकैरियोटिक का, अगर 80S है तो वो है यूकैरियोटिक का, यानी शायद कुछ डिफरेंसेस वगैरह होंगे। हम इसको थोड़ा चर्चा में बढ़ा लेते हैं, चर्चा का पार्ट बना लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक समझते हैं। गर्मी लग रहा है, भाड़ा हमको बहुत जोर से, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जानिए, पढ़ाना है आपको। तो इतना हो गया, टेक ए स्क्रीनशॉट। इसको हमको गैप करने में 2 मिनट 1 मिनट लगता है। ठीक, तो फिर हम बात करेंगे, पूरा कंसंट्रेट होकर किस पे बात करने वाले हैं हम लोग, राइबोसोम पे बात करने वाले हैं। राइबोसोम देख लिया जाएगा तो देखो डायग्राम, अब डायग्राम हम हटाने वाले हैं तो उसके बाद अंदर झांकोगे लिए, जब जैसे बाहर निकलते हैं तो हमें सेल से कुछ अपेंडेजेस निकले हुए नज़र आते हैं, मतलब सेल से कुछ निकला हुआ है, तो उन अपेंडेजेस को बात करेंगे। तो क्लियर हुआ कि 2 टॉपिक पे पढ़ना हम लोग को। एक तो पढ़ लेते हैं ये राइबोसोम एंड ऑल क्या है। ठीक, ऐसा बात कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक में दोहराना ना पड़े हमें राइबोसोम के बारे में। ठीक, हम यूकैरियोटिक में सेल वॉल पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, हम DNA RNA सब समझेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक, यहाँ समझ लेते हैं राइबोसोम, और फिर दूसरा टॉपिक रहेगा कि ये अपने ऊपर कुछ निकाला हुआ है, उसका रोल क्या है, क्या नाम है, देख लेते हैं, और प्रोकैरियोटिक कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं, हम इसको थोड़ा सा गायब कर दें। चलिए, अब हमको पढ़ना है राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है? तो सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये नॉन मेम्ब्रेनस है, मतलब इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ना होता है। ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कौन इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है। तब सब क्या है ये है क्या? तो ये है RNA। सर राइबोसोम में RNA मालिक? तो राइबोसोम अगर DNA का भाषा समझता है तो इसलिए समझता है कि राइबोसोम DNA का ही पार्ट है, इसलिए समझता है कि राइबोसोम को DNA ने ही बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी बना के पहले से रखा हुआ है। क्या पता कब शुरुआत हुआ था, लेकिन बना के रखा हुआ है। और आप जानते हैं कि जो भी नया सेल आता है पुराने सेल से आता है, पुराने सेल में जो कुछ भी होगा वो आगे वाले को कैरी फॉरवर्ड कर देगा एज ए विरासत। ठीक, पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो और बातें खुलेंगी। क्या कहना चाहते थे समझिएगा कि RNA DNA से बनता है, कई तरह के RNA बनते हैं, उसमें से एक rRNA है, R फॉर राइबोसोम और राइबोसोमल RNA। तो बहुत सारे RNA एक जगह गुट्टा हो गए। एक जगह गुट्टा करने के लिए, मिला के रखने के लिए कुछ हमें एडिशनल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक। बॉडी में हम कुछ भी प्रोटीन खाते हैं फॉर बिल्डिंग ब्लॉक, अपने बॉडी में कुछ बनता है, टूटता है हमेशा तो बनता भी है प्रोटीन, फॉर दैट प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। तो अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है अगर, जरूर वहाँ कोई प्रोटीन होगा। DNA का स्ट्रक्चर है, जरूर वहाँ कोई प्रोटीन होगा। आपका लीवर, किडनी, हाथ पैर कुछ भी है अगर आपका बॉडी, तो आपका बॉडी में जरूर प्रोटीन होगा, तभी वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे rRNA सिर्फ rRNA मात्र भर से राइबोसोम नहीं होगा, इसमें कुछ प्रोटीन भी होगा। अब किताब का अपना अपना लेवल है कि कहाँ तक आपको बता देना है हम लोग को। ठीक, जितना बताया किताब उतना हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हड़ा गर्मी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो rRNA और प्रोटीन का एक जमावड़ा है, कलेक्शंस हैं, और हम उसे कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम में 2 यूनिट होते हैं, सब यूनिट समझ लो, मतलब राइबोसोम फर्दर बटे हैं। ठीक, 2 सब यूनिट में एक होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल। हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करें कि बड़ा सा गुंबद टाइप का ये हो गया, ये सभी rRNA और कई सारे प्रोटीन से मिलके बने हैं। ठीक, तो बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया, और एक बनता है छोटा सा, ऐसा कुछ। ठीक, तो 2 सब यूनिट मिलकर राइबोसोम होता है। मिलकर मतलब सर ये अलग अलग रहते हैं,
अगर इनको मतलब इनको जब काम होता है ना, काम मतलब क्या, प्रोटीन सिंथेसिस का काम, हमारा सेल का मालिक, आप समझिएगा ये बात प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सब में लागू होता है, ठीक। तो हमारा अगर सेल का मालिक यानी डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ बनवाना चाहता है तो डीएनए कुछ मैसेज भेजेगा राइबोसोम के पास कि भाई कुछ बना, ये बना, तो आज इस बनाने का मन कर रहा है। तो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये हमारे दोनों सब यूनिट आपस में कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करेंगे, कंबाइन एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो समझ में आया आपको कि ये दोनों अलग अलग रहते हैं। जब काम होगा, काम मतलब क्या, प्रोटीन का बनने की बात होगी, तब कंबाइन करते हैं। और थोड़ा सा अधिक ही कर दे अगर, तो विद द हेल्प ऑफ Mg2+ मैग्नीशियम आयन। अच्छा सवाल बन सकता है, मैग्नीशियम आयन की मदद से ये दोनों आपस में होल्ड कर जाते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। हम पूरा कंप्लीट समझाते हैं क्या कहना चाहते हैं हम लोग। दोनों सब यूनिट मिला दिया जाएगा तो बनेगा तब बनेगा राइबोसोम, और तब राइबोसोम काम करेगा। आइए समझिएगा, डायग्रामेटिक समझने की कोशिश कीजिए। किसी का भी डीएनए हो, प्रोकैरियोटिक का हो, यूकैरियोटिक का हो, इट विल फॉर्म मैसेंजर आरएनए। हमने अभी कहा था ना कि डीएनए के मन में हुआ कि एक काम करवा देते हैं, फॉर दैट इन्हें एक कोड वर्ड में मैसेज देना होगा राइबोसोम को कि भाई ऐसा कुछ बना। तो वो जो कोड वर्ड वाला मैसेज है उसे हम एम से मैसेज आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाया। डीएनए को आरएनए बनाना ही आता है और कुछ नहीं आता है। ये कोड वर्ड से भरा, समझो कि ये चिट्ठी है, दिस इज द चिट्ठी एंड दैट कंटेन कोड। यूनिकनेस है, 3-3 लाइन का हम पेयर बनाए हुए हैं, बड़े क्लास में समझिएगा। फिलहाल चिट्ठी बन गया, इस चिट्ठी को कैच करने वाला स्मॉल सब यूनिट है, ठीक। स्मॉल सब यूनिट पकड़ लेगा चिट्ठी को, जैसे ही चिट्ठी आया हल्ला हो जाएगा, छोटा वाला इस चिट्ठी को पकड़ लेगा, पकड़ के पढ़ना शुरू कर देगा कि मालिक क्या बनवाना चाहते हैं, और तब बुलाएगा बड़ा वाला कि तुम मेरे पास आ, और बनाते हैं कुछ, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसी चिट्ठी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगा। और सब कोई समझता होगा कि प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, इतना तो जान के आते होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े होंगे, प्रोटीन तोड़ता है तो अमीनो एसिड बनता है। तो ये बड़ा वाला क्या काम करने लगता है, A1, A2, A3, A4, A स्टैंड्स फॉर अमीनो एसिड। तो अब ये कोड कौन सा एमिनो एसिड के लिए है, ये कोड कौन सा अमीनो एसिड के लिए है, ये समझता है, ये इसको कहता है, अकॉर्डिंगली ये अमीनो एसिड जोड़ना स्टार्ट कर देता है एंड दे फॉर्म प्रोटीन। तो शायद आपको हल्का हल्का ये समझ में आ रहा है कि राइबोसोम का बड़ा वाला डिब्बा में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो कोड है उसका रीडिंग के लिए छोटा वाला यूनिट होता है। जैसे ही चिट्ठी पूरा पढ़ लिया जाएगा तो ये दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे, कि अब कोई काम ही नहीं है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम आयन बढ़ गया तो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे। सभी एक चेन रिएक्शंस का अनुभव देना चाहिए आपको, कि उधर उधर मैं से लिखना शुरू किया, कई सारा इवेंट होना स्टार्ट हो जाता है। आपको कंबाइंड करके जितना आसान हो सका बता दिया हम आपको, हो गया, नो प्रॉब्लम। प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रोकैरियोटिक की बात करें कंपेयर टू यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक काफ़ी वेल डेवलप्ड, कई सारा कंपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है, ठीक, लगता है कि हाई फाई कंपनी है। तो तिल्ले तिल्ले चिट्ठी लिखता है कि ये काम कर लो, अच्छा फिर ये काम कर लो, रह रह के चिट्ठी लिखता है। अब प्रोकैरियोटिक ना ऐसा नहीं समझता है, प्रोकैरियोटिक तो एक बार बैठेंगे सारा चिट्ठी लिख देंगे हम, बार बार हमसे काम ना करवाओ। प्रोकैरियोटिक जो जेनेटिक मटेरियल है दैट फॉर्म एक लॉन्ग मैसेंजर आरएनए में बड़का सा चिट्ठी लिख देता है। ये छोटा सा चिट्ठी पढ़ने के लिए एगो राइबोसोम काफ़ी था, लेकिन बड़ा सा चिट्ठी लिख देगा तो अब एक नहीं, अब देखो हम यहाँ पर तुमको डायग्रामेटिक बता रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे राइबोसोम लगना स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक, कि छोटा वाला ये राइबोसोम ने कहा कि हम इतना दूर का पढ़ कर बना देते हैं, तुम इतना संभाल लो, साथ ही हाथ बटाना रे नहीं, तो काम हो जाएगा, बड़ा बात तो नहीं है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना, एक सिंगल लॉन्ग मैसेंजर आरएनए विथ मेनी राइबोसोम, तो इसको कह दिया गया पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब अनेक होता है, पॉलीराइबोसोम। ये कंडीशन यूकैरियोटिक में नहीं आएगा। यूकैरियोटिक में छोटा छोटा मैसेंजर आरएनए, एगो राइबोसोम काफ़ी है, पढ़कर उसको बता देगा। दूसरा चिट्ठी आएगा तो दूसरा कोई राइबोसोम हैंडल कर लेगा। प्रोकैरियोटिक में थोड़ा लंबा चिट्ठी आता है, तो पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम ऐसे करके आपके बुक में लिखा हुआ है। तो ये वर्ड किससे रिलेटेड है आपको समझ में आना चाहिए। नो प्रॉब्लम, आसान बात कह रहे हैं, ठीक। तो ये रहा, हमने बताया राइबोसोम एज ए जनरल इधर इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक काम कैसे करता है। नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा और बातें कर लेते हैं हम, राइबोसोम की बात कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक में बात कर लेते हैं राइबोसोम। तो वहाँ बताया गया ना कि 70S राइबोसोम है, और 70S राइबोसोम के 2 सब यूनिट का नाम है 50S, 40S। ढेर हो गया क्या ये, हमेशा उड़ा जाता है। 50, 50S, 30S। हाँ, 50 और 30 मिलाएंगे तो आपके हिसाब से 80 आना चाहिए। तो पहले बात, हम लोग मैथ नहीं कर रहे हैं, दोनों मिलते हैं तो 30S समझ गए होंगे। 30 कम का सेंस आपको आ रहा है, 50 ज़्यादा का सेंस आ रहा है। शायद 50 ये बात कर रहे हैं, 30 ये बात कर रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो ये तो समझ में आ ही गया कि इसके इस जो 30, 50 देखे हैं, इससे हमें उसका साइज का अनुमान लग रहा है। हम थोड़ा एक और वर्ड बोल दें, डेंसिटी का भी अनुमान लग रहा होगा। इसका ज़्यादा डेंसिटी और साइज है, इसका कम डेंसिटी और साइज है। राइबोसोम का मेजरमेंट करने का तरीका है, राइबोसोम के डेंसिटी, राइबोसोम के साइज़ का मेजरमेंट जो किया जाता है, उसका अलग से यूनिट निकलता है। यूनिट आप जानते हैं ना, फोर्स को कैलकुलेट करिए तो उसका यूनिट न्यूटन बना के रखा गया है, पास्कल है। तो हर किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो विदाउट यूनिट थोड़ा अधूरा रहता है, और यूनिट तो यूनिक होता है। तो राइबोसोम का मेजरमेंट भी यूनिक है। तो यहाँ पे जो कहाँ लिख दे हम जगह, राइबोसोम का जो यूनिट है ना, वो सेव्डबर्ग यूनिट, इसी को एस लिखा जाता है, साइंटिस्ट का नाम है, सेव्डबर्ग यूनिट है, या हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट नाम है, ठीक। 30, 40, 50 कोएफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। आप थोड़ा जगह लेके लिख लीजिएगा। used to measure density and size, ये आप अलग लिखिएगा, ठीक। जगह थोड़ा कमी पड़ गया हमको। तो S stands for unit, सेव्डबर्ग यूनिट, sedimentation coefficient. Higher the value, higher their density and size, lower the value, lower their density and size. जब दोनों मिलते हैं तब उनके मिलने के बाद उनका ओवरऑल डेंसिटी 70 का आता है, ओवरऑल साइज 70 का आता है। नो प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन भी मिल गया आपको। हम और जानकारी बढ़ा दें आपको, तो प्रोकैरियोटिक का जो 70S राइबोसोम है, तो ऐसे लिख देखें इसको, 30S प्लस 50S, ध्यान रहेगा। 505 नहीं पढ़ना, 305 नहीं पढ़ना, सब S है, S। इसके अलावा 60:40 का रेशियो है, मतलब rRNA और प्रोटीन का जो रेशियो है, जानकारी बढ़ा रहे हैं हम आपका। प्रोकैरियोटिक के 70S राइबोसोम में rRNA का मात्रा ज़्यादा है और प्रोटीन जिससे मिलके सब स्ट्रक्चर बन रहा है वो कम है। सिंपल, हम इसलिए लिखे कि हम कम को कंपेयर करना है। यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में मिलने वाला राइबोसोम की बात करें तो वो होता है 80S होता है जी।
में लग रहा है 80s और ये है 60s प्लस 40s, 605 नहीं पढ़ना है। इसमें जो है ना वो रेशियो जो है ना, रेशियो 40:60 है, मतलब RNA कम है और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। थोड़ा डिफरेंट हुआ ना, कि जैसे जैसे यूकैरियोटिक थोड़ा बड़ा हाई फाई कंपनी हो गया तो RNA कम कर दिया, अगल बगल ताम झाम बढ़ा दिया, डिफरेंस हो जाता है। ठीक, तो 80s ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक में 70s नहीं मिलेगा। ये तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है कि यूकैरियोटिक में भी 70s राइबोसोम मिलता है। परेशानी होने बात नहीं है, देखा जाएगा कहाँ मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है। समझ पा रहे हैं बात को? नो प्रॉब्लम, काफ़ी है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, ये आपके छोटा सा स्क्रीनशॉट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कोई छोटा सा हिस्सा को और डील कर लेते ना, है समय कर लेते, ख़त्म करते हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं। तब हम बात करने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक के सेल में से जो थोड़ा थोड़ा निकला उकला होता है वो सब क्या है। तो पहले इसको गायब करते हैं जादू से। चलिए, जादू संपन्न हुआ, आगे बढ़ते हैं, ख़त्म करना है इसको। अच्छा, इसको ख़त्म करने से पहले जो राइबोसोम के बारे में बातें हो रही थी, एक लास्ट हिस्सा रह गया था। जब यूकैरियोटिक की बात कर ही रहे हैं, मतलब हमें दोबारा अब नहीं बात करना है राइबोसोम के बारे में। तो जब आप इन यूकैरियोटिक की बात करेंगे, इन यूकैरियोटिक जब जाएंगे तो आपको पता है ये बात कि हमारा राइबोसोम जो है, हमारा जो राइबोसोम है वो 2 जगहों पे मिलेगा, एज ए फ्री, मतलब साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ सारे काम करेगा जो आप जानते हैं, और मिलेगा अटैच्ड टू ER, याद है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ER के सरफेस के साथ सटा हुआ, और नहीं तो अकेले मिलता है। ठीक है, अगर अटैच टू ER होगा तो ये बनाएंगे सिक्रेटरी प्रोटीन, मतलब ऐसे प्रोटीन जो आउटसाइड ऑफ द सेल वर्क करेंगे। ठीक, अगर ध्यान होगा 9th क्लास की बातों को, तो ER विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन फॉर्म समथिंग पास टू Golgi body. Golgi body forms and pass outside of the cell. Secretory, secrete कर दिया जाएगा, सेल सिक्रीट करेगा। ठीक है, और ये जो बनाएंगे फॉर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, नो प्रॉब्लम, आसान बात है। ठीक, तो ये भी एक हिस्सा था, आप यहाँ देख लीजिएगा, उसके नीचे उतार लीजिएगा, क्या मिटा रहे हैं, डन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आउटर अपेंडेजेस के बाद कि फ्लैजिला होता है। ऑलरेडी नो दैट, बाप रे बाप, हम लोग तो फंगस मोनरा में कितना बात कर चुके हैं, बाई फ्लैजिलेट टू डाई फ्लैजिलेट, पता नहीं। मोबिलिटी मतलब मूव करना हो, अगर बैक्टीरिया को मूव करना हो तो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, अगर किसी लाइफ को मूव करना है तो उसे फ्लैजिला मिला है, जो बहुत प्रिमिटिव लाइफ है उनके लिए। फ्लैजिला में 3 हिस्से होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। थोड़ा देखिएगा, हम डायग्रामेटिक बताने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान है ना कि प्रोकैरियोटिक का सेल 1 नहीं 2 नहीं 3 लेयर पर है, राइट। तो पहला लेयर तो ग्लाइकोकैलिक्स का है, क्या पता किसी में हो नहीं हो, लेकिन सेल वॉल तो होता है। तो मान लो ये रीजन सेल वॉल का है और उसके नीचे का रीजन सेल मेम्ब्रेन का है। ठीक, और इस तो हम फ्लैजिला का एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हैं, क्या है, तो यहाँ से एक हुक लगा हुआ है, दिस इज द हुक जो सेल वॉल को पकड़ा हुआ है। और फिर मान लो कुछ धंस के आप समझ लो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सबके नाम होते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में धंसे हुए हैं, इसी का नाम दे दिया गया बेसल बॉडीज। ऐसा जो बेस में हो, ये हुक हो गया, और उसके बाद ये फिलामेंट हो गया, दिस इज फिलामेंट। तो देयर आर 3 पार्ट ऑफ फ्लैजिला। फिलामेंट एक हॉलो स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलिन नाम का प्रोटीन से बना, फ्लैजिला फ्लैजिलिन के नाम से बना होता है।
आसान है। ठीक, स्ट्रक्चर भी डायग्राम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ा ख़राब नहीं बना है, धसा के। अब थोड़ा स्टैंडर्डाइज करेंगे तो सबका नाम है, यहाँ पर रिंग लगे हुए हैं जो पकड़ कर रखा है, सेल वॉल में उसका अपना रिंग का नाम है, उतना नहीं करना होता है। आप देख लिए कि फ्लैजिला कैसे लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर फ्लैजिला कैसे निकला हुआ है आप देख लिए। और भी कुछ छोटे छोटे निकले हुए हल्के हल्के छोटे, एक का नाम है पीली, फ्लैजिला है, पीली है, पिलीन प्रोटीन से बना होता है, इन्वॉल्व इन मेटिंग। अगर आपको याद होगा बैक्टीरिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के फिराक में रहते हैं, 2 बैक्टीरिया पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान होगा अगर तो दोनों पीली की मदद से कंबाइंड करते हैं और एक प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर देता है, एक प्लाज्मिड ने अपने प्लाज्मिड को डबल किया और जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है उसको पास कर दिया। तो जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान का कंसेप्ट पीली के द्वारा होता है, तो फॉर्मेटिंग पर्पस है, तो ये मूवमेंट के लिए नहीं है। और फिम्बरी जो है वो जब पत्थर उत्थर पे पकड़ने के लिए, या हम लोग के बॉडी में घुसा हुआ बैक्टीरिया तो हमारे सेल को पकड़ने के लिए, बस जस्ट फॉर होल्ड, अडहेजन, अडहेजन मतलब होल्ड, टू रॉक एंड होस्ट सेल, नो प्रॉब्लम। तो होस्ट उसको पकड़ने के लिए, तो ये भी फिम्बरीन प्रोटीन से बना हो, फ्लैजिला फ्लैजलीन प्रोटीन से बना है, पिलीन से बना है, प्रोटीन के नाम है, स्ट्रक्चर है तो आप प्रोटीन जरूर होगा, नो प्रॉब्लम। आसान बात कर रहे हैं, सिंपल। बोथ आर नॉट इन्वॉल्व इन मोबिलिटी, ओनली फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब चलना, नो प्रॉब्लम। आसान बात कर रहे हैं, सिंपल स्पष्ट बात। यहाँ पे हम कंप्लीट कर जाते हैं प्रोकैरियोटिक कंप्लीट। अब बात करेंगे हम लोग यूकैरियोटिक में एंटर करेंगे। यूकैरियोटिक में बातें होंगी, क्या बात है, सेल का यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस उसमें आ जाएगा, अदर सेल ऑर्गेनेल आ जाएंगे, थोड़े से साइज बड़े हो जाएंगे, जेनेटिक कंपोनेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक एक करके पढ़ लेना है, बहुत है, काफ़ी है, हड़ा करनी है। डन, मिलते हैं कल, धन्यवाद।